वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के 30 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, एमसीक्यूज हैं, जिसे आज हम सोल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए। आज के जो हमारे क्वेश्चन है आपके कॉस्ट और रेवेन्यू, उत्पादन की लागत और आगम की जो अवधारणा है उसके साथ में संबंधित है। सबसे पहला देखिए, किसी वस्तु की मौद्रिक लागत, ठीक है, मौद्रिक लागत को इंग्लिश में कहा जाता है मॉनेटरी कॉस्ट, में निम्नलिखित मदे सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, जब हम मॉनेटरी कॉस्ट की बात करते हैं, मौद्रिक लागत की बात करते हैं, तो इसमें क्या सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए, मौद्रिक लागत का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए मुद्रा के रूप में जो भी राशि खर्च होती हैं, उन सभी खर्चों को हम एक तरह से क्या कहेंगे? मौद्रिक लागत कहेंगे। और मौद्रिक लागत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती हैं स्पष्ट लागतें, ऐसी लागतें जो उत्पादन प्रक्रिया में बाहर से साधनों को क्रय किया जाता है, उन साधनों को भुगतान किया जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। अस्पष्ट लागतें, जो उत्पादन के मालिक हैं, उत्पादन के जो उत्पादक हैं, उसके स्वयं के जो साधन होते हैं, उनके ऊपर जो खर्चा होता है, ठीक है, वो एक तरह से अस्पष्ट लागतें होती हैं। और सामान्य लाभ जो होता है वो भी मौद्रिक लागत का ही भाग होता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। मौद्रिक लागत में क्या क्या सम्मिलित होती हैं? स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ। अगला देखिए, स्पष्ट लागतों में शामिल हैं, ठीक है, अभी बताया था मैंने। स्पष्ट लागत का मतलब क्या होता है? उत्पादक जो है बाहर से जिन साधनों का क्रय करता है, जैसे उसने अगर भूमि किराए पे लिए तो उसका किराया चुकाना पड़ेगा, पूंजी अगर उधार ली तो उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा, श्रमिक अगर काम पे लिए तो उनको मजदूरी चुकानी पड़ेगी। तो जो भी बाहरी साधन क्रय किए गए हैं, उनको जो भुगतान किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पष्ट लागत। तो अगर कच्चा माल खरीदा है तो कच्चे माल की कीमत होगी, श्रमिकों को अगर काम पे लगाए तो उसकी मजदूरी हो जाएगी, पूंजी जो है उधार ली गई उस पर ब्याज जो चुकाया जाएगा। तो ये सारी एक तरह से क्या है? स्पष्ट लागतें हैं। तो उपरोक्त तो सभी हमारा आंसर हो जाएगा। और अस्पष्ट लागतों में एक तरह से क्या होता है? उत्पादक के जो स्वयं के साधन है, जैसे अगर खुद की भूमि होगी तो उसको किराया नहीं चुकाना पड़ेगा, खुद की अगर पूंजी लगाएगा तो उसका ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। तो इनको हम क्या कहते हैं? अस्पष्ट लागत कहते हैं। अगला देखिए, उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य, ठीक है, उत्पादनकर्ता के जो स्वयं के साधन हैं, जैसे खुद की भूमि है उसका किराया हो गया, खुद की पूंजी का ब्याज हो गया, तो ये स्वयं के साधनों का जो मूल्य होता है उनको हम क्या कहते हैं? अस्पष्ट लागतें कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, मौद्रिक लागत जो होती है स्पष्ट लागत के बराबर होती है? नहीं। ठीक है, मौद्रिक लागत जो होती है वो स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ तीनों का जोड़ होती हैं। तो देखिए, दूसरा हमारा है मौद्रिक लागत माइनस अस्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस है यहाँ पे, ठीक है, सामान्य लाभ। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो मौद्रिक लागत होती है वो क्या होती है? स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ, इन तीनों का जोड़ होती हैं। अगला देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या होती है? ठीक है, अवसर लागत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अवसर लागत क्या होती है? उत्पादक जो है, उत्पादन का जो साधन है उसको सर्वोत्तम जो उसका उपयोग है उसमें उसको जो भी मूल्य मिल सकता है, तो इसको हम त्यागे गए अवसर की लागत भी कहते हैं, वैकल्पिक लागत भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको दूसरा, उसके पास में जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वहां पे उसको जो इनकम हो सकती है, इसको हम कॉस्ट भी कहते हैं, अल्टरनेटिव कॉस्ट, या इसको हम हस्तांतरण आय भी कहते हैं, ट्रांसफर इनकम भी कहते हैं। तो अवसर लागत को वैकल्पिक लागत या हस्तांतरण आय दोनों कहा जाता है, जो किसी त्यागे गए अवसर से मिल सकती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, वह लागत या आय जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अवसर लागत कहेंगे। ठीक है, अगर किसी साधन जैसे ए प्रयोग में अगर उसको 10,000 रुपए मिलते हैं
और बी काम में अगर उसको मिलते हैं 20,000, ठीक है, तो वो 20,000 अगर वो माना कि बी काम अगर करना चाहता है, बी काम में उसकी जो आय है वो कितनी है, 20,000 रुपए है, तो ए का उसने एक तरह से क्या किया है, त्याग किया है, ठीक है, जहां पे उसको कितना मिल रहा है 10,000। तो ए क्या, ए की जो इनकम ये 10,000 ऑप्शन है आपका, ए व्यवसाय में जो इनकम हो सकती है जिसको त्याग किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं, और बी व्यवसाय में उसको 20,000 मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका अगला है। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा उत्पादन करने पर फर्म को जितनी लागत सहन करनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, जैसे किसी वस्तु की अगर 100 इकाइयां बनाई जाती हैं तो इन 100 इकाइयों को बनाने में जो खर्चा आएगा उसको हम क्या कहेंगे, कुल लागत कहेंगे, टोटल कॉस्ट। अगला देखिए, कुल लागत, ठीक है, कुल लागत जो टोटल कॉस्ट है वो एक तरह से क्या होती है, सीमांत लागत का योग होती है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में है, औसत लागत को वस्तु की मात्रा से गुणा करके हम ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा है, किसी वस्तु के एक निश्चित मात्रा उत्पादन करने पर फर्म के द्वारा किया गया व्यय। तो यहाँ पे तीनों कथन हमारे जो है वो सही हैं, तीनों एक तरह से किसको दर्शाते हैं, कुल लागत को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा उपरोक्त कोई भी हो सकता है इनमें से। अगला देखिए, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत, ठीक है, सीमांत लागत घटती है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए सीमांत लागत वक्र हमारा इस तरीके से होता है, और सीमांत लागत अगर घटती है तो उस समय एक तरह से क्या होता है कि जो कुल लागत है वो एक तरह से क्या होगी, घटती हुई दर से बढ़ेगी, ठीक है, कुल लागत का जो हम वक्र बनाते हैं वो वक्र हमारा इस तरीके से होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुल लागत क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन घटती हुई दर से, क्योंकि कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वही एक तरह से क्या होती है, सीमांत लागत दर्शाती हैं। अगला है, जब सीमांत लागत बढ़ती है तो औसत लागत भी बढ़ती है। देखिए ये आपका सीमांत लागत वक्र है और ये हमारा औसत लागत वक्र है। तो जब सीमांत लागत बढ़ती है तो उसमें औसत लागत भी क्या होती है, बढ़ती है। फिर उस समय कुल लागत जो है वो भी बढ़ती होगी, और औसत लागत जो है वो सीमांत लागत से कम रहती है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत। देखिए स्थिर लागत क्या होती है, ऐसी लागत जो उत्पादन की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, अगर वो बढ़ती है तो जो लागत है, कॉस्ट है, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। उत्पादन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो लागत भी क्या हो जाएगी, कम। और उत्पादन की मात्रा अगर जीरो हो जाती है तो जो लागत है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उत्पादन अगर शून्य है तो स्थिर लागत, सॉरी लागत जीरो, स्थिर लागत की हम बात कर रहे हैं, वो तो परिवर्तनशील लागत क्या होगी, जीरो होगी। जब उत्पादन की मात्रा जीरो है उसमें परिवर्तनशील लागत जीरो होती है, लेकिन स्थिर लागत जो है वो हमेशा क्या होती है, उत्पादन की मात्रा बढ़े या उत्पादन की मात्रा घटे या उत्पादन की मात्रा जीरो हो जाए, सब जगह क्या होगी, स्थिर रहेगी, ठीक है, क्लियर। तो उत्पादन शून्य होने पर जो स्थिर लागत है वो हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा धनात्मक होगी, ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अगला देखिए, स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा, ठीक है, जो हमारी स्थिर लागत होती हैं ये इस तरीके से, ठीक है, उत्पादन की मात्रा ये है। तो उत्पादन की मात्रा Q1 Q2 मतलब उत्पादन की मात्रा बढ़े या घटे, स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि स्थिर लागत क्या होती है, उत्पादन की मात्रा घटने बढ़ने के साथ में भी स्थिर रहती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए फर्स्ट, ठीक है, जो स्थिर लागतें हैं उसका उत्पादन की मात्रा से संबंध नहीं होता है। अगला देखिए, वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि होने पर कुल स्थिर लागत समान रहेगी। अभी बताया था मैंने आपको कि उत्पादन की मात्रा क्या हो जाए, बढ़े या घटे, लेकिन जो स्थिर लागत है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, समान रहेगी, इस तरीके से उसका चित्र बनेगा। अगला है, परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ, ठीक है, जो वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तनशील लागत है, वो क्या होगी, उत्पादन की मात्रा अगर बढ़ेगी तो ये लागतें भी क्या होगी, बढ़ेगी।
ठीक है, मैंने आपको पहले स्थिर लागत में बता दिया था, उसके बाद मैंने आपको सही बताया था। जो परिवर्तनशील लागत होती है वो क्या आ गई, उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ेगी, उत्पादन की मात्रा अगर घटेगी तो ये भी घट जाएगी, और उत्पादन की मात्रा अगर शून्य हो जाएगी तो ये लागतें भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ में जो लागतें बदलेगी उनको हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागतें। तो परिवर्तनशील लागतें एक तरह से क्या होती हैं, कम या अधिक हो सकती हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है। ठीक है, यू आकार का मतलब इस तरीके से कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ में पहले लागतें क्या होती, घटती हैं, और फिर लागतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार का जो आकार होता है वो औसत लागत वक्र भी होता है, सीमांत लागत वक्र भी होता है, और औसत परिवर्तनशील लागत, ये तीनों यू आकार के होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा डी, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, औसत आगम। ठीक है, औसत आगम का मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु की एक इकाई को बेचने से जो भी राशि प्राप्त होगी उसको हम औसत आगम कहेंगे। और औसत आगम जो होती है, एवरेज रेवेन्यू, वो वस्तु की कीमत, प्राइस के इक्वल होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है, जो औसत आगम होती है वो किसी वस्तु की कीमत को कहा जाता है। अगला है, किसी वस्तु की अवसर लागत सर्वोत्तम विकल्प को त्यागने की लागत है। ठीक है, सर्वोत्तम विकल्प में मिलने वाली जो आय होगी, ठीक है, और जो त्यागा गया है, जैसे कि ए ऑप्शन आपके पास में है जहां पे आपको 10,000 इनकम मिल रही है, और बी में हमको मिल रहे हैं 20,000। तो बी अवसर जो है उसको, जिसमें इनकम मिल रही है 20,000, उसको प्राप्त करने के लिए जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था वो क्या था, 10,000, जिसको एक तरह से क्या किया गया है, त्यागा गया है। तो त्यागने की एक तरह से जो लागत है उसको हम क्या कहेंगे, अवसर लागत कहेंगे। अगला है, सम स्तर या समता बिंदु किसे कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जहां पे कुल लागत कुल आगम के बराबर होती है, टीसी और टीआर बराबर होते हैं, और ऐसी स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, नॉर्मल प्रॉफिट, न तो लाभ मिलते हैं और न नुकसान होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन। ऑप्शन हमारा सी वाला। अगला देखिए, जब पूर्ति वक्र अक्ष के मूल बिंदु को छूता है। देखिए, हमारा जो पूर्ति वक्र है अगर यहां से प्रारंभ हो रहा है, ये हमारा मूल बिंदु है, तो ऐसी स्थिति में जो इलास्टिसिटी है, पूर्ति की लोच है, वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, जब पूर्ति वक्र अक्ष के मूल बिंदु को छूता है या मूल बिंदु से प्रारंभ होता है तो पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होगी। अगला है, किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल राशि प्राप्त होती है, कुल राशि की बात की गई है तो उसको हम क्या कहेंगे, टोटल रेवेन्यू कहेंगे। जैसे फर्म के द्वारा किसी वस्तु की 100 इकाई बेची जाती हैं तो 100 इकाइयों को बेचने से जो कुल राशि प्राप्त होगी वो क्या है, कुल आगम है। एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो राशि प्राप्त होगी वो सीमांत आगम है, और जो वस्तु की कीमत है वो औसत आगम होगी। अगला है, एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में फर्म का मांग वक्र किस ओर होता है। तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार में जो मांग वक्र होता है वो नीचे की ओर इस तरीके से गिरता हुआ होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ, ऋणात्मक ढलान हम कह सकते हैं, डाउनवर्ड होता है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता में एआर वक्र ओ एक्स अक्ष के, पूर्ण प्रतियोगिता में जो एआर वक्र या एआर वक्र हो हम क्या कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं, और ये एक तरह से क्या होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। एआर और एमआर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और यही वस्तु की कीमत होती है, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक्स अक्ष के समानांतर हो गया आपका, पैरेलल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। अगला है, पूर्ति वक्र अपने दाएं से नीचे की ओर कब खिसकता है। देखिए, ये हमारा पूर्ति वक्र है इस तरीके से। ठीक है, दाईं ओर नीचे खिसकने का मतलब इस तरीके से खिसकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो वस्तु की कीमत है
वो तो क्या होती हैं, स्थिर। लेकिन जो पूर्ति मात्रा है वो एक तरह से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले पूर्ति मात्रा कितनी थी, ओ से लेकर क्यू थी, और अब बढ़ के कितनी हो गई है, Q1। तो जब पूर्ति मात्रा बढ़ती है तब, तो इसमें हमारा जो आंसर है इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि अगर पूर्ति मात्रा में वृद्धि हो, ठीक है, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, ये अगर ऑप्शन होता तो ये हमारा सही हो जाता। ठीक है, पूर्ति वक्र जो होता है दाएं से नीचे की ओर, ठीक है, अब आप डायग्राम बना के देख लीजिए, ये हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है, दाएं ओर आपका होता है इधर, और ये नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, ऐसे शिफ्ट कब होता है, कब खिसकेगा, शिफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कब खिसकेगा, ऐसा पूरा खिसक जाएगा तो वस्तु की कीमत तो क्या होगी, उसमें स्थिर रहती है, बस पूर्ति मात्रा जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला है, किसी फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले तत्व। ठीक है, एक फर्म का जो पूर्ति वक्र है उससे बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस प्रभावित करेगी, साधनों की कीमतें प्रभावित करेगी, तो ये दोनों तत्व प्रभावित करेंगे। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अगला है, पूर्ति लोच मापने की विधियां। ठीक है, पूर्ति की लोच को हम आनुपातिक विधि के द्वारा माप सकते हैं, ज्यामिति विधि के द्वारा माप सकते हैं, दोनों विधियों के द्वारा हम माप सकते हैं। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्न में से कौन सी विशेषता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक तरह से क्या होता है, क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं, उत्पादन के साधन पूर्ण गतिशील होते हैं, और वस्तु की जो इकाइयां होती है वो होमोजीनियस होती है, समरूप होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, सारे सही हैं, ऑप्शन हमारा डी। अगला है, पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले घटक। उत्पादन की तकनीक प्रभावित करेगी, उत्पादन की लागत प्रभावित करेगी, वस्तु की प्रकृति प्रभावित करेगी, उपरोक्त सभी। अगला है, फर्म का लाभ निम्न में से किस बिंदु पर अधिकतम होगा। ठीक है, फर्म का लाभ किस बिंदु पर अधिकतम होगा, या एक फर्म का जो संतुलन है उसके लिए दो शर्तें होती है, एक तो सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होने चाहिए, मार्जिनल और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। और दूसरा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ऊपर से नीचे की ओर काटें। ठीक है, किसको, एमआर वक्र को। तो यहाँ पे दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। फिर अगला देखिए, बाजार में संतुलन किस बिंदु पर होता है। बिल्कुल सिंपल सा है, एक बाजार संतुलन की स्थिति में कब होता है, जब डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो देखिए, आपूर्ति वक्र केंद्र के दाहिनी ओर खिसकने पर होता है। ठीक है, ये हमारा पूर्ति वक्र है। ठीक है, और यहां से दाहिनी ओर खिसकने का मतलब इधर हो गया है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो कीमत तो है स्थिर, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरा, जो पूर्ति की मात्रा है वो पहले थी आपकी Q, अब हो गई है Q1, तो पूर्ति की मात्रा भी क्या हो रही, बढ़ रही है, तो दूसरा भी नहीं हो सकता है। और तीसरा, ए और बी दोनों, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो पूर्ति वक्र है केंद्र से दाहिनी ओर खिसकता है, इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से कि जो कीमत है वो तो स्थिर है और पूर्ति मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, जो हमारे पास में ऑप्शन में नहीं दे रखे हैं। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।